हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम 4 की प्रश्नावली पढ़ रहे थे, इसमें आपके कल 9 तक सवाल हो गए थे। अब देखिए आगे 10 का सवाल। इसमें आ रहा सारणिक में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 3 का, 4 का और 5 का। इसका आपको मान निकालना है। तो देखो पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आ गया 1 4 9, फिर आ रहा है 4 9 और ये 16, फिर 9 16 और ये 25। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दो का मान 0 बना लेते हैं। तो मैंने C2 में मैंने संख्या लगा दी C2 - 4 C1 लगा दी है, तथा C3 में मैंने क्या संख्या लगा दी है, यानी C3 - 9 C1 लगाने पर। और जैसे आप ये संख्या लगाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या देगा, ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है। एक बार पहले से यहाँ पर इसमें से जब आप 4 से गुणा करिए घटाओ तो मान आपका देगा 0, फिर 9 - 16 यानी माइनस के आगे 7, फिर 16 - 9 गुणा 4 यानी 16 - 36 यानी बचेगा माइनस का 20। ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करना आपको, इस C3 के लिए बात करनी है। तो यहाँ देखो पहले वाला माना जाएगा बस 0, फिर 16 - 9 C1 यानी 4 ने 36 यानी बचेगा माइनस का 20। उसके बाद में 25 में से आपको वापस क्या घटाना है, 9 गुणा 9 यानी 81 घटाना आपको। तो 25 - 81 यानी क्या बचेगा, 11 में से 5 गएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर अभी बच रहा है 6 यानी 56 बच रहा है आपका मान। ठीक है ना। अब 56 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस का 56। अब देखो आपको करना क्या है, इसका जो सारणिक है उसका आपको प्रसरण करना है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर, यानी इस C1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष क्या करना आपको, इसका प्रसरण करना है। तो आप लिख दोगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। और जैसे आप R1 के अनुदिश प्रसरण करते हो तो मान मेरे पास क्या देगा, 1 के इंटू में आएगा कितना, ये दोनों देखो आपके प्लस हो गए, 6 7 42 और 4 7 5 35 और 4 कितने हो गए 39 यानी 392 हो गए माइनस। अब देखो ये हो गए प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ रहा है 400। तो आपका मान आ जाएगा 1 इंटू माइनस का 8 यानी माइनस का जो 8 है वो आपने आंसर है वो प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है प्रश्न संख्या 11। और देखो प्रश्न संख्या 11 में आपके पास क्या रहा है उसको देखिए एक बार आप। प्रश्न संख्या 11 में आपके पास ये लिखा हुआ है, यानी आपको एक सारणिक का मान दिया गया है। और सारणिक किस तरह से आ रही है, ये है 1, उसके बाद में ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब, एक और ये ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ये 1। इस सारणिक का आपको मान जो है वो प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले आपको इस बात का पता है कि यहाँ पर आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1। क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अब देखो इसको 0 बना लेंगे, इसको 0 बना लेंगे। तो मैंने लगा दिया क्या, C1 में मैंने लगा दिया C1 - C2 का, तथा बस इतना बहुत है लगाने पर। ऐसा करने से देखो आपके पास मान आ जाएगा डेल बराबर, इसमें से ये घट रहा है तो मान आपका 0 हो गया है, इसमें से घटा तो मान आपका क्या हो गया 0, और यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस से ओमेगा आ गया है। बाकी लिखना आपको सारा सेम, 1 1 और ये ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ये 1। अब सीधा आप क्या कर देंगे, C1 के अनुदिश प्रसरण प्राप्त कर लेंगे। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। और जैसे आप C1 के अनुदिश प्रसरण करोगे, यहाँ पर ये तो आएगा मेरे पास सेम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो क्योंकि इन दो का मान 0 होगा, सीधा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और इसके अंटू में आएगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आपको इसमें करना क्या है, अभी जब आप देखो इसको आगे सरल करते हैं तो देखो आपके पास यहाँ पर ये स्थिति बनेगी कि आप इसमें ऐसा करो, 1 में से आप माइनस बाहर कॉमन ले लो। तो मैंने माइनस कॉमन लिया बाहर, तो ये बनेगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या रहा है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो क्या करना आपको, ये आपका जो मान है वो आपको यहाँ पर पता लग गया है क्या, कि आपने जो कंडीशन यहाँ पर भी प्राप्त की है वो माइनस तो है ही बाहर यहाँ पर पहले से, ये आपके पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर आ गया है। अब इसको सरल करने पर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 माइनस 2 ओमेगा क्यूब। ये कंडीशन आपने भी प्राप्त कर ली है। तो माइनस हो रहेगा बाहर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप लिख देंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख दोगे आप इसको।
लिख दोगे ना। और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए आपका मान यहाँ पर क्या जाएगा केवल ओमेगा देगा, ठीक है। और माइनस में 2 इंटू इसका मान फिर से क्या हो गया 1 हो गया ओमेगा क्यूब का मान, तो आपका मान आ रहा माइनस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 2। उसके बाद देखो आप जानते हैं कि आपको पता है यहाँ पर चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आएगा माइनस में 1 आ जाएगा। ये बात भी जानते हो ना आप। अब इस नियम के हिसाब से आपने यहाँ पर क्या रख दिया है, जो माइनस तो रहेगा सेम यहाँ पर, या माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो आपका मान आ रहा माइनस का 3 यहाँ पर, और गुणा आगे बढ़ गया प्लस का 3। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इस सारणी का जो मान है वो आपने 3 प्राप्त कर लिया है। अब देखिए आप आगे नेक्स्ट जो अगला आपका प्रश्न संख्या जो ये 11 का प्रश्न भी, ठीक है ना, 10 का नहीं है ये प्रश्न आपका 11 का है, 10 का मैंने आपको लेकर करवा दिया था। अब आगे आता है आपका सवाल नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन संख्या 12। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके लिए 12 के नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस सारणी का मान कितना आएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले आप इसमें चुनते हैं बायां पक्ष, जो आ रहा है ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर आ रहा है सी स्क्वायर। ये आपने अभी इसमें मान जो है वो लिख दिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, देखो इस पूरी पंक्ति में से अगर आप देखोगे तो आपको तो सब में ए कॉमन मिल रहा है, इसमें आपको देखो पूरा बी कॉमन मिल रहा है, इस कॉलम में आपको सी कॉमन मिल रहा है ना। तो आप यहाँ लिख दो, यानी C1 के अनुदिश ए, C1 के अनुदिश ए, C2 के अनुदिश बी, C2 के अनुदिश बी तथा C3 के अनुदिश सी, उभयनिष्ठ लेने पर। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ बाहर लिखना पड़ेगा ए बी सी, लिख दिया ना। अब जब ए कॉमन आएगा सब में से तो यहाँ पर मान बचेगा आपका ए, फिर ए प्लस बी, उसके बाद में बी, फिर जब बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा सी, फिर बी, और ये बी प्लस से सी। उसके बाद में जब सी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका मान ए प्लस सी, फिर ए, उसके बाद में सी। ये आपने इस तरह से जो सारणिक है उसका मान आपने लिख दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, देखो ये मान अगर आप 0 करना चाहिए, चलो आप इसको मान लो, चलो आप C1 को काम लो, ठीक है ना। C1 के लिए आपने C1 में क्या रूल लगाया है कि C1 प्लस C2 को जोड़ के आपको C3 घटाना है। मैं ऐसा कर रहा हूं, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा रहा हूं, तो ये मान क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ए बी सी तो आएगा सेम, अभी वो C1 चेंज हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो ए प्लस सी ये घटा के आ गया 0 आ गया मान। इनको जोड़ा तो ए प्लस 2 भी, ए घटा तो क्या आ गया आपका मान 2 भी आ गया। फिर इनको जोड़ा तो मान आपका आएगा 2 प्लस सी घटा तो क्या आ गया मान आपका 2 भी आ गया है। बाकी मान सारा सेम, सी बी प्लस सी और ए प्लस सी, ए और ये सी, ठीक है। आपने सवाल को यहाँ तक कर लिया है। अब उसके बाद देखिए अगली स्टेप में आपको इसमें क्या करना है, देखो यहाँ बाहर तो मेरे पास क्या रहा है पहले से ए बी सी आ रहा है। अब देखो आपको पता है कि इस पूरे कॉलम में से, ये कॉलम जो दिख रहा है ना आपको, इस कॉलम में से आपका 2 भी बार कॉमन आ रहा है, तो आप 2 भी कॉमन ले लो बाहर, यहाँ लिख दो आप, यानी C1 के अनुदिश 2 भी उभयनिष्ठ लेने पर, ऐसा करने से आपका मान यहाँ पर हो जाएगा 2a बी स्क्वायर सी, और सारणिक में आपका मान आ गया कितना 0 1 और ये 1। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सी बी प्लस सी, और यहाँ पर आ रहा है ए प्लस सी, और ये ए और ये सी, ठीक है। लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको और 0 बना लूँ मैं एक बार, तो इसमें से नीचे वाला घटा दूंगा मैं। तो आपने R2 में क्या संक्रिया लगा दी है, R2 माइनस R3 लगाने पर, और जैसे आप R2 माइनस R3 संक्रिया लगाएंगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, यानी R1 का मान तो बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि R1 तो आपको चेंज कर रहे ही नहीं हो।
R2 में आप परिवर्तन कर रहे हो तो इसमें से आप ये नीचे वाला घटा रहे हो ना, तो ये मान 0 आ गया। इसमें से ये घटेगा तो मान आपका आएगा माइनस में C, इसमें से ये घटेगा तो मान आपका आएगा A माइनस से C। बाकी इस मान में आप कोई परिवर्तन कर रहे हो नहीं हो, ये बिल्कुल आ रहा आपका ज्यों का तो। ठीक है, यहाँ तक आपने इस प्रश्न को हल कर लिया है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सीधा आप क्या करोगे, जो C1 है उसके अनुदिश आप इसका कर दो प्रसरण। तो आप लिखोगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और जैसे आप C1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो आपके पास मान आएगा 2ab² C, यानी 2 मेरे पास क्या आ गया, ab² C आ गया ना। अब आपको लिखना है 0 - 0 + 1, क्योंकि इन दो का मान तो 0 आएगा, क्यों 0 खुद। अब एक किससे गुणा होगा, पहले ये दोनों गुणा होंगे, यानी AC - C² माइनस, अब ये दोनों गुणा करते हो C हो गया प्लस का आपका, इसको प्लस कर दो C, और C किससे गुणा आपका A प्लस है C से, वो चलो हम बाद में गुणा कर ले, इसको ठीक कर लेंगे। अब देखो आगे सरल करने पर आपका मान आएगा 2ab² C, अब ब्रैकेट में आपका मान ये दोनों 0 है, और ये आ रहा है मेरे पास AC - C², और वो आ रहा है मेरे पास कितना AC + C², C² कैंसिल हो रहा है। अभी मेरे पास आ रहा है 2ab² C इंटू में आ रहा है 2AC, तो आपका मान आएगा 4a² b² और ये C², यानी बराबर आपने क्या प्राप्त कर लिया है, RHS इति छिदम। तो इस सवाल का हल आपको कुछ इस तरह से प्राप्त करना था। तो ये तो था हमारा सवाल नंबर 12 का। अब देखिए जो आगे प्रश्न संख्या 13 है उसके बारे में आप देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 13 का, उसको आप थोड़ा ढंग से देखिए। इसमें क्या लिखा है, एक सारणिक का है, उस सारणिक को आपने किसे दर्शा रखा है, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, और इसको आपने एक तरह से डेल मान लिया है। अब लिखा है कि जो कैपिटल A1 B1 C1 ये क्या है, ये A1 B1 C1 जो अवयव है इनके सबकी क्या है, सहखंड है, और आपको सिद्ध करना है कि जो डेल का स्क्वायर है वो क्या आएगा आपका, कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपको प्राप्त होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हल आप कैसे प्राप्त करोगे, उसको आप थोड़ा ढंग से जानिए, इसका हल आपको कैसे प्राप्त करना है। तो देखो मैंने इसमें लिख दिया है, यानी मैंने पर लिख दिया, यानी डेल का मान तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3। एक आपने दूसरा मान लिया है, इसको भले आप समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है ना। अब दूसरा आप एक बार मान लेंगे, माना डेल डैश मैंने क्या मान लिया है, कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3, इसको मैंने एक बार समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब देखो मैं एक बार क्या करूंगा, मैं इन दोनों को गुणा कराऊंगा, यानी मैंने लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर। अब गुणा करने से बाएं पक्ष में मान आपका आ गया डेल डॉट डेल डैश प्राप्त हो गया आपको, और उधर दाएं पक्ष में आ गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और इसको किस डेल से गुणा करना आपको, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इनसे आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, अब देखो जो बाएं पक्ष का मान है वो तो आपके पास पहले से डेल डॉट डेल डैश सारा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो दो सारणिकों का जब आप गुणनफल प्राप्त करते हो तो गुणनफल करने का तरीका क्या है, या तो आप पहली पंक्ति को पहले कॉलम से इनसे गुणा करा के वैसे करवा लो आप, या आपने तरीका सीखा है कि आप पंक्ति को पंक्ति से भी गुणा कर सकते हो। मैं देखो अगर इस पंक्ति को कॉलम से गुणा कराऊंगा तो मेरे को डेल प्राप्त नहीं होगा कहीं पर भी। डेल का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि कोई पंक्ति को आप उसी के सहखंड से गुणा करके अगर आप जोड़ते हो तो आपका डेल यानी सारणिक का मान होता है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, जिस पंक्ति के अवयव ले रहे हैं उनको उसी पंक्ति के सहखंड के साथ जब आप गुणा करोगे तभी आपको डेल यानी सारणिक का मान आपको प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पर पंक्ति का पंक्ति के साथ जो गुणा है वो प्रक्रिया काम ले रहा हूँ। तो मैंने पहले पंक्ति को पहले कॉलम से पहले पंक्ति से गुणा कराया तो मेरे पास आ गया A1 प्लस B1 B1 प्लस C1 C1,
ये मेरे पास पहला अवयव आ गया है जब मैंने पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करवाया तब। अब देखो मैंने पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा कराया तो मेरे पास आ रहा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये आपने प्राप्त कर लिया है जब आपने पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के एलिमेंट से गुणा करवाया तब। अब आप पहली पंक्ति को तीसरे एलिमेंट से गुणा कराएंगे तो आएगा A1 A3 B1 B3 और C1 C3। ये इस तरह से आपने पहले क्या कर लिया है, पहले आपने पहली पंक्ति के सारे अवयवों को दूसरी सारणी के सारी पंक्तियों से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। अब लेंगे आप दूसरी पंक्ति, ये लेंगे आप और इसको पहली पंक्ति से गुणा करवाया तो मेरे पास आएगा A2 A1 B2 B1 C2 C1। और जब आपने इसको दूसरी को दूसरी से गुणा कराया तो क्या आएगा A2 प्लस B2 यहाँ पर B2 लिख दो आप स्मॉल और उसके बाद हमारा B2 कैपिटल प्लस उसके बाद में आएगा C2 और ये C2। फिर आपने क्या कर दिया है, इसको तीसरी पंक्ति से गुणा कर दिया है तो आएगा A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पंक्ति नंबर 3 को पहले उन तीनों से गुणा करना है तो मेरे पास आएगा यहाँ पर भी क्या A3 A1 लिख दिया आपने। उसके बाद में आपको लिखना है प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। उसके बाद में आएगा A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। उसके बाद में आएगा मेरे पास A3 प्लस B3 प्लस C3 तो इस तरह से आपने जो दो सारणिक है उनका गुणा करवा दिया है। और आपने गुणा कैसे कराया है, पंक्ति को पंक्ति से गुणा करवाया आपने, क्योंकि आपने सारणिक में रूल सीख रखा है। आप पंक्ति को पंक्ति से भी गुणा भी कर सकते हो, आप पंक्ति को कॉलम से भी गुणा कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स में ध्यान रखना पंक्ति को केवल कॉलम से गुणा आप कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे, यहाँ तो मेरे पास आ रहा है डेल डॉट डेल डैश आ रहा है पहले से। अब देखिए आपने नियम सीख रखा है, कोई भी पंक्ति के अवयव अगर आपके अपने खुद के संगत सेकंडों से गुणा होते हैं तो उसका मान आपका डेल यानी सारणी का मान होता है। तो देखो ये खुद के सेकंड से गुणा हो रही है तो इसको आप लिख दोगे डेल। और उसके अलावा मैंने बता दिया कि अगर कोई भी पंक्ति के अवयव है वो किसी दूसरे के सेकंड से गुणा होते हैं तो उस कंडीशन में मान क्या होता है, आपका जीरो होता है। तो इन दोनों का मान क्या आ गया मेरे पास जीरो। इसी तरह ये मान भी जीरो आएगा, ये डेल और ये जीरो, ये जीरो और ये डेल, क्योंकि केवल एक तो ये एलिमेंट, एक ये और एक ये तीन ऐसे हैं जो अपने खुद की पंक्ति के सेकंड जो क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। बाकी क्या हो रहे हैं, दूसरे सेकंड से गुणा हो रहे हैं, इसलिए उन सब का मान क्या हो गया है, जीरो हो गया है। अब देखो यहाँ मेरे पास आ रहा है डेल डॉट डेल डैश। आपने इस पंक्ति में से डेल कॉमन निकाला बाहर, इसमें से डेल निकाला, इसमें से डेल निकाला। ये आप यूँ लिख लो इसको कि भी इसको आप R1 के हिसाब से इसका प्रसरण कर दो, यानी आप लिख दोगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो जैसे आप इसका प्रसरण करोगे तो इधर तो आ रहा मेरे पास डेल डॉट डेल डैश, इधर देखो डेल के तुम क्या आएगा, डेल स्क्वायर माइनस जीरो देगा, यानी डेल का स्क्वायर माइनस से जीरो। और देखो बाकी आगे वाले सब क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो मेरे पास आ गया है डेल डॉट डेल डैश बराबर आ गया कितना, डेल क्यूब आ गया इधर। अब देखिए दोनों तरफ आप एक डेल को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर आ गया डेल स्क्वायर, यानी डेल डैश बराबर आ गया मेरे पास कितना, डेल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख दो, डेल स्क्वायर का मान मेरे पास क्या आ गया है, डेल डैश आ गया है। अब जो डेल स्क्वायर है उसको आप क्या लिख दोगे, अब डेल डैश आपने शुरुआत में क्या माना था, आप यानी दो वापस ये माना था आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3। तो ये आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये था आपका सवाल नंबर जो 13 था इस प्रश्नावली का, वो आपने कर लिया है। इसके साथ ही जो आपकी प्रश्नावली संख्या 4.2 है वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे जो 4 की विविध प्रश्नमाला है उसको शुरू कर रहे हैं। तो देखो विविध प्रश्नमाला 4, तो देखिए जो 4 की प्रश्नमाला है विविध प्रश्नमाला, उसमें पहला सवाल है, उसमें क्या आ रहा है आपके पास,
सारणिक में cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री sin 80 डिग्री sin 10 डिग्री, इस सारणिक का आपको जो मान है वो प्राप्त करना है। तो देखिए इसका मान आप कैसे प्राप्त करेंगे, सीधा ले दोगे आप, यानी सारणिक का प्रसरण करने पर, और जैसे आप इसका प्रसरण करोगे तो आपके पास मान रहेगा डेल बराबर, यानी पहले ये मुख्य विकर्ण दोनों गुणा हो गए, यानी cos 80 डिग्री और sin 10 डिग्री, माइनस फॉर्मूले में आता है लेकिन ये खुद माइनस का आएगा ना, इसलिए क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस उसके बाद में आ रहा है मेरे पास sin 80 डिग्री और cos 10 डिग्री। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो sin A cos B प्लस cos sin B किसका फॉर्मूला होता है, आपका sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप बना देंगे क्या, sin A प्लस B यानी 80 प्लस 10। तो आपके पास डेल का मान आ रहा है कितना, sin 90 डिग्री, और sin 90 का मान क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो ये था आपने सवाल नंबर जो पहला था उसका हल कर लिया है। अब देखो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए आप। देखो 2 नंबर में आपके पास सारणिक का मान आ रहा है 5 3, उसके बाद में आ रहा है 20 और माइनस का 1। इससे पूछा प्रथम स्तंभ के सहखंडज पूछे आपसे कहेंगे, यानी प्रथम स्तंभ यानी C1 के आपसे पूछे हैं सहखंडज। आपको बस क्या निकालना है, केवल C1 के सहखंडज आपको प्राप्त करने हैं। तो देखो C1 कौन सा होता है आपका, ये होता है। तो आपको 5 का सहखंड निकालना, 3 का सहखंडज वो प्राप्त करना है। तो देखिए पहले आप लिखोगे A11 या 5 का सहखंडज, इस एलिमेंट को आप A1 लिख दो। अब देखो इसमें आपने तरीका पढ़ा है कि यहाँ पर पहले आएगा -1 की घात कितनी आएगी, 1 + 1, क्योंकि उप सारणिक में ये आगे नहीं आता है, सहखंडज में क्या आता है आगे -1 की घात m + n वाला रूल है, साथ में ये भी लागू होता है, बाकी उप सारणिक में ये लागू नहीं होता है। अब देखो इसमें करना क्या है, 5 का निकाला तो 5 की सीध में ये लाइन छोड़ दो और ये छोड़ दो, क्या बचा ओनली -1, तो आप यानी तो -1। तो मेरे पास मान क्या देगा इसका, यानी ये तो मान आपका प्लस हो गया ना, और ये -1 और आपका मान आ गया -1। तो आपने इसका सहखंडज कितना प्राप्त कर लिया है, -1। उसके बाद लिखोगे आप A21 या 3 का सहखंडज। जब आप इसका सहखंडज प्राप्त करोगे तो आप लिखोगे -1 की घात 2 + 1, यानी -1 की घात 2 + 1 आ गई। अब देखो आप इसकी बात कर रहे हो, इसके सामने इसको छोड़ा कितना बचा 20, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 20 लिख दिया है, और इसका मान जानते हैं आपका -1 बनेगा, और ये 20 और आपका मान आएगा -20। अतः जो अभिष्ट सहखंडज है हमारे पास वो कितने आ गए, अभिष्ट सहखंडज, एक तो हमारे पास आया था -1, एक हमारे पास आ गया -20, -1 तथा -20 होंगे। तो इस तरह से आपको इस जो पहली स्तंभ है उस स्तंभ के सापेक्ष आपको दोनों जो अवयव थे उनके आपको सहखंडज है उनको प्राप्त करना था, जो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखो आप, प्रश्न संख्या 3 को कैसे करना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक डेल का मान दिया गया, पहले से आपको क्या निकालना है, इसका मान आपको जो प्राप्त करना है। तो चलो हमारे पास ये डेल डैश, हमें डेल डैश का भी क्या करना, मान प्राप्त करना है। तो देखो डेल डैश का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, देखो इसमें आपने क्या कर लिया, देखो ये जो R1 है उन देखो सब में आपका -2 उभयनिष्ठ आ रहा है, इसमें भी आपका -2 उभयनिष्ठ आ रहा है, इसमें भी आपका -2 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं R1 R2 तथा R3 के अनुदिश -2 उभयनिष्ठ लेने पर, यानी इसका मतलब आपके पास 3 -2 बाहर आ गए हैं, तो डेल डैश का मान मेरे पास आ जाएगा -2 फिर -2 फिर -2, यानी तीनों पंक्तियों में से आपने -2 क्या निकाला है, बाहर निकाला है। अब देखो यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3, उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर 5, यहाँ पर 6, यहाँ बचेगा 1 2 और ये 4। अब जो सारणिक बनी हुई है देखो ये वापस आपके पास किसका मान आ रहा है, डेल का मान आ रहा है, तो इसको आप लिख दोगे डेल। तो देखो डेल डैश का मान मेरे पास क्या रहा है, ये मान तो आपका हो गया +4 फिर वापस -8 हो गया, इनटू मारा है डेल। तो आपने भी क्या प्राप्त करा, जो डेल डैश है
उसका मान आपका आ गया माइनस में 8 डेल। ये आपको इस तरह से प्राप्त करना था। ये आपका इस सवाल का क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है, जो कितना प्राप्त कर लिया आपने, माइनस का 8 डेल डैश। उसके बाद देखो जो सवाल नंबर 4 है इसमें वो आपको करना है खुद को, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फिर जो 5 नंबर प्रश्न है वो भी आपको ही करना है, सिंपल सा प्रश्न है, ये आपकी बुक में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आगे सीधे सवाल नंबर 6 की। देखो अगले क्वेश्चन में आपको एक सारणिक दी गई है, इस सारणिक का आपको भी क्या करना है, मान प्राप्त करना है। तो देखिए इसका मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये तो आ रहा है मेरे पास 1 1 1, ये डेल आपका, ठीक है ना, और ये मेरे पास है BC CA और ये AB, और ये मान जो आपका बन गया वो कितना बन गया है, AB प्लस AC बन गया है, और ये मान आपका बन गया है BC प्लस AB बन गया है, और ये मान आपका बन गया है AC प्लस BC बन गया है। तो इस तरह से आपने ये मान वो पहले बना लिए यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें। अब देखो आप इसमें ऐसा करेंगे, एक तो देखो जो आपने इनको तोड़ने वाला रूल पढ़ रखा है वो भी आप इसमें लगा के देख सकते हैं, या फिर आप अगर वो इसमें तोड़ने वाला रूल आप अगर नहीं लगाते हो तो देखो आप इसमें ऐसा करो, सबसे पहले मैं इसमें लगा रहा हूँ, किसमें, C1 में ये लगा रहा हूँ मैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये रूल पहले इसमें मैं लगा रहा हूँ। यानी जो C1 है उसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 का रूल है वो लगा रहा हूँ। तो ऐसा करने से मेरे पास मान क्या देगा, मेरे पास मान ये आ गया है, यहाँ पर आ गया 1 प्लस AB प्लस BC प्लस AC आ रहा है, यहाँ पर भी 1 प्लस AB प्लस BC प्लस AC आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 प्लस AB प्लस BC प्लस AC आ रहा है। बाकी मान आपका रहा सारा सेम, BC फिर CA फिर AB, उसके बाद में AB प्लस AC, और ये मान चाहो तो आप इसमें फर्स्ट में भी लगा सकते हो और चाहो तो आप उनमें से भी किसी में भी लगा सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है BC प्लस AB, और यहाँ पर आ रहा है AC प्लस BC। ये आपने इस तरह से जो मान है उसको लिख दिया है। और अन्यथा अगर आप इस सवाल को अगर और भी तरीके से दूसरे से करना चाहें तो इसमें आपका एक तरीका देखो, इसमें और भी हो सकता है। कौन सा, अगर आप इस सवाल में केवल इतना लगाना चाहिए, कौन सा, कि जैसे आपने लगा दिया इसमें C2 में लगा दिया आपने क्या, C2 प्लस C3, ये भी आप इसमें लगा सकते हो। तो अगर आप देखो इसमें ये लगाओगे ना तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 1, इसको सेम रखना, आपको केवल इन दो को जोड़ना, तो आपका मान आएगा AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, बाकी लास्ट वाला मान आपका आएगा सेम, AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC। अब देखिए आपको पता है कि C2 के अंदर आप इस पूरे को बाहर कॉमन ले सकते हो आप, तो आपने लिखा C2 के सापेक्ष AB प्लस BC प्लस AC उभयनिष्ठ लेने पर, तो देखो जैसे आप इनको उभयनिष्ठ लेगे तो आपके पास यहाँ बाहर तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC आ गया है, जबकि यहाँ सारणी का मान बचेगा आपका 1 1 1, और यहाँ पर भी आ गया 1 1 1, और यहाँ पर आ रहा है AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC। ये मान आपको प्राप्त हो गया है। अब इसमें देखो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बाकायदा नियम पढ़ रखा है, यदि भी किसी भी सारणी की दो पंक्तियां समान हो या कोई भी दो स्तंभों का मान समान हो तो सारणी का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आप लिखोगे AB प्लस BC प्लस AC इंटू में क्या आ रहा है, 0, क्योंकि आपको पता है कि जो C1 आपका वो किसके बराबर है, C2 के बराबर है। आपके पास यहाँ पर C1 किसके बराबर है, बिल्कुल C2 के बराबर है, इसलिए इस पूरे का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। और 0 को अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो डेल का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो इसका आंसर है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखिए। देखो जो आगे आपके पास अभी प्रश्न संख्या आ रहा है, कौन सा, 7 का आ रहा है, और 7 के में आपको क्या प्राप्त करना है, इस सारणी का जो मान है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसमें आप पहले ऐसा कर लो सीधा कि आपने C1 में रूल लगा दिया डायरेक्ट, कौन सा, C1 प्लस C2 प्लस C3 का आपने रूल लगा दिया। अब ऐसा करने से आप पास वो डेल का मान ही आ जाएगा मेरे पास, कि यहाँ पर आ गया 1 प्लस
ओमेगा पावर 4 ओमेगा 8 आ रही है। यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर आ रही है 8, 1 प्लस ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर 8। बाकी लिखना आपको सारा सेम, ओमेगा 4 इसकी घात 8 1, फिर ओमेगा पावर 8 1 और ओमेगा घात 4। ठीक है ना। अब देखो आप ऐसा करेंगे, इस C1 में से ये पूरा ओबेनिस लेके आप इसको बाहर निकालेंगे। यानी आपने लिख दिया है, या तो आप इसको बाहर निकाल लो, या फिर देखो आपको पता है कि जैसे ये मेरे पास है 1 प्लस ओमेगा घात देखो 4 आ रही है, तो इसको मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको क्या मान लूँगा, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू मैं इसको मान लूँगा ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ ना भाई। देखो जो ओमेगा घात 4 है उसको आप ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर सकते हैं। आप यूँ देख लो, जैसे ओमेगा घात 4 होती है, इसका मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब होता है, और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या देगा, ओमेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ओमेगा घात 4 को मैं क्या लिख दूंगा, केवल ओमेगा लिख दूंगा। ठीक है। अब देखो जो ओमेगा घात 8 होती है, ओमेगा घात 8 का मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और आपका मान क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा घात 8 का मान तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा घात 4 का मान क्या हो गया, आपका ओमेगा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। तो इन सब जगह आपका मान क्या देगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी आ रहा सारा सेम, ओमेगा घात 4 ओमेगा घात 8 1 ओमेगा पावर 8 और 1, और ओमेगा घात कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है ना। अब जानते हैं आपने ये भी नियम पढ़ रखा है, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। अब 0 होने का मतलब ये तीनों के तीनों मान क्या हो जाएंगे, आपके 0 रहेंगे। यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0। बाकी ये है ओमेगा 4 ओमेगा पावर 8 1, फिर ओमेगा पावर 8 1, और ओमेगा घात कितनी आ रही है, 4। फिर देखो मैंने आपको नियम बता रखा है, अगर किसी भी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ का मान 0 आ जाता है, तो सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर, चूंकि देखो मेरे पास C1 का मान क्या रहा, कंप्लीट का 0 आ रहा है ना, इसका मतलब जो आपके पास डेल है उस डेल का मान क्या आ गया है, 0 आ गया है। यानी C1 कंप्लीटली आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसलिए जो आपका पूरा डेल है यानी सारणिक है, उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 0 प्राप्त कर लिया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखिए आप सारे। देखो अब अगले प्रश्न में आपके पास क्या रहा, एक सारणिक है, उसका वर्ग करोगे तो मान किसके बराबर रहेगा, 3 2 और 1 इंटू एक्स माइनस x3 और -2 इंटू 1 के मान के क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो देखो इसको आपने ऐसे लिख दिया है कि जैसे इसका वर्ग है तो आप इसको देखो ऐसे 2 बार लिख दोगे, 4 1 2 1 इंटू 4 1 2 1। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर जब आप इसको सरल करोगे तो मान आपका आएगा 3x माइनस 2। चलो इसको हम सरल बाद में कर लेंगे सारा, ठीक है ना। तो ये आएगा मेरे पास 3 2 और 1 x, फिर माइनस में आ रहा है x 3 -2 और ये 1। अब देखो इन दोनों को जब आप गुणा करते हो तो गुणा करने की जरूरत नहीं, आपसे इनका मान निकालो। इसका मान आएगा आपका 4 -2 आ जाएगा, 4 - 2 इंटू इसका भी आएगा 4 - 2। यहाँ पर आएगा 3x माइनस 2 माइनस में ये आएगा आपका x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा, और वहाँ पर आ रहा है 3x माइनस 2 माइनस में x माइनस 6, ये आपका मान हो गया 4। फिर ये आ रहा है 2x माइनस 8, 8 को आप इधर ले आएंगे, 4 + 8 बराबर 2x। अब 2x बराबर आ गया है 12, और x का मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 6 प्राप्त कर लिया है। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो x है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। कितना है आपके पास, 6 जो x का मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर जो आपका 9वां है, उसमें आपको क्या करना है, देखो सीधे सीधे आपको एक डेल यानी सारणी का मान दिया गया है। तो उसमें आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको एक बार आप बोर्ड पर देखो, मैं स्टेटमेंट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है 9 के में कि जो डेल है उस डेल का मान मेरे पास कितना आ रहा है, ये A11
A12 और A13 आ रहा है। तो देखो जो आपका प्रश्न संख्या 9 है उसमें लिखा है कि जो डेल है मेरे पास वो आ रहा है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये आपके पास आ रहा है। और F1 और F12 ये सारे क्या इनके सेकंड है सबके, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है कि जब F के रूप में सेकंड आ रहे हैं तो अगर कोई पंक्ति या कोई कॉलम अगर खुद के सेकंड से गुणा होगा तो उसका मान क्या आएगा, डेल आएगा। अगर वो किसी दूसरे के साथ गुणा तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ देखो A12 यानी आप किसकी बात कर रहे हो, पहले के दूसरे नहीं, आप इस लाइन की बात कर रहे हो आप। तो ये लाइन के जो अवयव है ये अपने खुद के अगर सेकंड से गुणा होंगे तो मान क्या आएगा आपका, डेल आएगा। अगर किसी अन्य के साथ क्या आएगा, मान आपका 0 आएगा। तो देखो ये अपने खुद के साथ गुणा हो रहे हैं तो इसका मान डेल आना चाहिए ना। तो स्टेटमेंट गलत आपका, या ये भी गलत आपका, इसमें आपका डेल, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका, गया ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये था आपका इसका सवाल नंबर 9। अब देखो आगे आप प्रश्न संख्या 10। तो देखो प्रश्न संख्या 10 में क्या रहा आपके पास, अभी जो 10 नंबर प्रश्न है उसमें देखो आपको एक सारणिक इस तरह से दी गई है और सारणिक में क्या रहा है, यहाँ तो आ रहा है x प्लस वाई और फिर आगे आ रहा है y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, फिर आ रहा है z प्लस एक्स, उसके बाद में आ रहा है जेड एक्स और ये y, उसके बाद में 2 2 और ये 2। और इस सारणिक का आपसे क्या पूछा गया, जो मान है इसका वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो 2, चलो ये तो पढ़ा सेम, एक बार इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। आप ऐसा करो, जो R1 है R1 में आप ये जोड़ दो साथ में, यानी R1 में आपने क्या रूल लगा दिया है, R1 प्लस R2 लगाने पर। और जैसे आपने R1 में ये रूल लगाया तो आपके पास डेल का मान अभी आ गया कितना, यहाँ पर आ गया है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आ रहा है जेड एक्स वाई, फिर 2 2 और ये 2। अब देखो आप R1 के अनुदिश तो x प्लस वाई प्लस जेड को बेनिस्ट लेंगे और R3 के अनुदिश आप क्या लेंगे, 2 को बेनिस्ट लेंगे। तो आपको लिखना है R1 के अनुदिश x प्लस वाई प्लस जेड तथा R3 के अनुदिश 2 उभयनिष्ठ लेने पर, 2 उभयनिष्ठ लेने पर। तो आपके पास यहाँ पर जो बाहर मान क्या देगा, यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आपका वो प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास मान आ गया 1 1 और ये 1 आ गया। फिर यहाँ पर आ रहा है जेड एक्स और ये वाई, फिर यहाँ पर आ रहा है 1 1 और ये 1। अब देखो आपको प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति को दोनों में आपके पास मान क्या रहा है, समान आ रहा है। और आपने बाकायदा ये नियम पढ़ रखा है कि अगर आपके किसी भी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियां बराबर हो या कोई भी 2 स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आप लिखोगे चूंकि R1 तथा R3 पंक्तियां परस्पर सर्वसम है, सर्वसम है तो आपने गुणधर्म पढ़ रखा है, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल का मान आएगा मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इंटू में ये मान आपका आ रहा है 0, तो ये पूरा कंप्लीटली मान क्या बन जाएगा आपका 0। तो डेल का मान आपको कितना प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा, 10 का। उसके बाद देखिए आप जो 11वां सवाल है एक, वो आप और देख लो और बाकी आपको बाद में क्या करने हैं, खुद को हल करने हैं। और अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो 11वां प्रश्न जो है उसको एक बार आप फिर से और देख लो। तो देखो 11वें सवाल में आपको क्या रखा है, एक सारणिक दे रखा है, उसको हल करना है, सिद्ध नहीं करना भी, इसको हल करना है। हल करने का मतलब आपको x का मान निकालना है जो आ रहा है 1 2 3, यहाँ पर है 4x 6, फिर 7 8 9 और बराबर मेरे पास क्या रहा है 0, यानी 0 पहले से दे रखा है। इसमें आपको सिद्ध नहीं करना भी, हल करना है। देखो सिद्ध करना और हल करना का अलग अलग मतलब होता है। हल करना में आपको x का मान निकालना होता है, सिद्ध करना में आपको सिद्ध करना है। तो देखो इसमें आप पहले इन 2 को 0 बना लो इसको। तो ये 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से इसको घटा दो, ठीक है ना भी आप। तो आपने क्या रूल लगा दिया इसमें, या तो आप इसमें रूल लगा दो, न लगाओ तो आप सीधे इसके क्या कर देंगे, परसेंट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या, मैंने C2 में लगाया C2 माइनस 2C1 तथा C3 मैंने रूल लगाया है C3 माइनस 3C1 लगाने पर।
अब देखो ऐसा करने से आपके पास क्या आएगा, C1 का मान तो चेंज होगा नहीं, बिल्कुल सेम आएगा। अब C2 में से आप 2C1 घटा रहे हैं तो इसका मान हो गया 0 आपका। यहाँ x माइनस कितना हो गया, 8 हो गया है। और उसके बाद में 8 माइनस कितना घट जाएगा आपका, 2C1 का मतलब 14, तो कितना मान बचेगा आपका माइनस का 6। ये हमारे 6 कर दो आप। उसके बाद देखो इसमें से भी आपका मान ये तो हो जाएगा 0। फिर 6 माइनस कितना घटेगा, 3 गुणा 4, यानी 6 माइनस 12 यानी माइनस का 6 बच जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में 9 माइनस 3 गुणा 7, 9 माइनस 21 कितना बचेगा आपके पास, जो मान है वो बचेगा माइनस का 12 बच जाएगा मान आपका, शायद 12 बचेगा। और उधर बराबर में मेरे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब सीधा आप क्या करें इसका प्रसरण, यानी आप लिखोगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। अब देखो R1 के अनुदिश जब आप प्रसरण करोगे तो ये 2 तो 0 है, केवल आपको 1 के साथ गुणा में लिखना है। तो 1 के साथ गुणा में क्या आएगा आपका, माइनस का 12 इंटू x माइनस 8, फिर माइनस ये आपका प्लस हो गया है 36, और उधर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस एक का महत्व नहीं, तो आपका होगा मान माइनस का 12x प्लस 12 8 96 हो गए शायद, माइनस का 36 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो माइनस का 12x तो रखना आपको सेम, देखो ये दोनों घट रहे हैं आपस में, और यहाँ पर प्लस के कितने आ गए 0, और 60 बराबर आ रहा है 0, माइनस 12x बराबर आ गया माइनस का 60, काट लो, और x का मान मेरे पास क्या आ गया 5। तो x का मान आपको कितना प्राप्त हो गया है, 5 प्राप्त हो गया है। तो ये था आपका सवाल नंबर 11 का। तो बच्चों आज हम बस इतने प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उनका जन्म नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन सवालों को दोबारा से रिवीजन करना है। और अभी आप में से जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको जब भी जो वीडियो है नई आए वो आपको टाइम पर मिलते रहे उनकी सूचना, और आप अपनी जो स्टडी है उसको जारी रख सके। तो धन्यवाद।